हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CG इजी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर के द्वारा से असाइनमेंट सितंबर माह का असाइनमेंट आ चुका है, जिसे कि आपको जल्दी से सॉल्व करना है और अपने स्कूल में जमा करना है, ताकि आपके सब्जेक्ट टीचर्स इसको चेक कर सकें और इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे सकें। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से पहले समझिए, इन सारे असाइनमेंट को पहले अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करिए और इसे अंत तक देखिए। और यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी असाइनमेंट बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 20 मार्क्स का है ना। इसमें कुल 4 क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ही इजी हैं, सरल हैं और आसानी से ये हो जाएंगे। तो चलिए इसको अपन पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को जो दिया गया है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और इसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जो कि इस पैसेज से रिलेटेड है। इसको हम अच्छे से पहले समझेंगे और उसके अनुसार इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। और ये जो पैसेज है वो हमारा यूनिट 1 के रीडिंग सेक्शन ए पैट्रियोटिज़म, जो कि एक देशभक्ति के ऊपर एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसके ऊपर है। और आपने यदि मेरे लेसन का वीडियो देखा होगा पैट्रियोटिज़म, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इस पैसेज को हम फिर से समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2.5 hours later, they found themselves at a tiny dusty railway station. लगभग 2.5 घंटे के बाद दे फाउंड देमसेल्फ एट अ टाइनी डस्टी रेलवे स्टेशन। 2.5 घंटा सफ़र करने के बाद नानाजी, अजीत और नैना ने एक बहुत ही छोटे, टाइनी यानी छोटे, और डस्टी यानी धूल से भरे हुए रेलवे स्टेशन में वो पहुँचे। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वो जब ट्रेन रुकी तो वो ट्रेन से बाहर आए और स्टेशन से बाहर निकले। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. और a large built man, एक बहुत ही हट्टा कट्टा, लार्ज बिल्ट मैन यानी हट्टा कट्टा व्यक्ति, जिसने वियरिंग यानी पहना हुआ, जिसने क्या पहना था, वाइट धोती एंड कुर्ता, जिसने सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना था। एंड स्पॉटिंग अ ह्यूज टर्बन, और एक बड़ा सा पगड़ी, है ना, ह्यूज मतलब बड़ा, एंड टर्बन यानी पगड़ी पहना हुआ था, स्पॉटिंग अपने सिर पे पहना हुआ था। ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स, और हाथ जोड़कर उसने क्या किया, उनको उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट एंड much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. और उनको किस तरफ ले गया, जहाँ पर उसकी बुलक कार्ट थी, चूँकि वो गांव का व्यक्ति था, वो उनको लेने बुलक कार्ट में आया था, बैलगाड़ी में आया था, और उसने खुशी खुशी अजीत को अजीत को उठा करके उस बैलगाड़ी में बैठा दिया। The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. और जो कार्ट है, जो बैलगाड़ी है, वो टंडल होना यानी लड़बड़ाते हुए धीरे धीरे चलना। तो द कार्ट ट्रंडल ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल फाइनली रीच द विलेज। और चलते हुए वे अंत में 1 घंटे तक चलते हुए अंत में वो गांव में पहुँचे। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस, और वो एक बड़े से ब्रिक हाउस यानी कि पक्का मकान, ईंटों का बने हुए मकान के सामने वे उतरे। एन एल्डरली मैन एंड अ वुमेन
come out greeting Nana ji and fussing over the kids. और जो उस घर से बाहर आए, कौन आया? एल्डरली मैन, बुज़ुर्ग पुरुष और एक स्त्री वहाँ से निकले और नाना जी का स्वागत करे और बच्चों को बड़े प्यार से उन्होंने देखा, स्वीकार किया. दे स्पोक इन अ डायलेक्ट. डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, क्षेत्रीय भाषा, जैसे छत्तीसगढ़ी हमारी क्षेत्रीय भाषा है. तो दे स्पोक इन अ डायलेक्ट, वो जो बुज़ुर्ग पुरुष, महिला और पुरुष थे, वो एक भाषा में, वो एक बोली में बात कर रहे थे, लोकल लैंग्वेज में, विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे नैना और अजीत कठिनाई से समझ रहे थे. तो बच्चों ये था पैसेज. अब इस पैसेज के फिलअप्स को हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीटेड दैम एट द स्टेशन. उस व्यक्ति के बारे में विवरण कीजिए. डिस्क्राइब करना यानी विवरण करना, उसके बारे में बताना. हु ग्रीटेड दैम एट द स्टेशन, जिन्होंने उन्हें स्टेशन में, जो उन्हें स्टेशन में स्वागत करके ले गया, है ना, उसका नाम बताना. ये 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं. पहला ही वॉज, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में ब्लैंक है, जिसको आपको क्या लिखना है? ही वॉज किसके बारे में है ये? अ मैन हु ग्रीटेड दैम एट अ स्टेशन, जो स्टेशन में आया. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टेशन पे लेने कौन आया रेलवे स्टेशन में? अ लार्ज वेल बिल्ट मैन. ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको लिखेंगे, अ लार्ज वेल बिल्ट मैन. ठीक है, ही वॉज अ लार्ज वेल बिल्ट मैन. जैसा कि मैंने बताया, वेल बिल्ट मैन यानी हट्टा कट्टा, ऊंचा, पूरा लंबा चौड़ा व्यक्ति. ओके, देन नेक्स्ट सेकंड, ही वॉज वियरिंग, इसके बाद ये खाली स्थान है. ही वॉज वियरिंग, वियरिंग यानी मैंने बताया पहना हुआ. उसने क्या पहना हुआ था? यस, अ वाइट धोती एंड कुर्ता, है ना. क्या पहना हुआ था? ही वॉज वियरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता. उसने वाइट धोती, सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था. नंबर 3, ही वॉज डैश हेड. यहाँ पर क्या आना चाहिए? ही वॉज डैश हेड. उसने हेड में क्या था उसके? ह्यूज टर्बन, है ना, ह्यूज टर्बन था. स्पॉटिंग अ ह्यूज टर्बन, सिर पे था, है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज स्पॉटिंग अ ह्यूज टर्बन ऑन हेड. उसके सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी था. नंबर 4, ही ग्रीटेड दैम विथ फोल्डेड हैंड्स. ही, उसके बाद यहाँ ब्लैंक है, फिर हैंड्स, हाथ कैसे थे उसके? तो फोल्डेड हैंड, जोड़ना, हाथ जोड़ना को कहते हैं फोल्डेड हैंड्स. वह उनको हाथ जोड़कर, विथ फोल्डेड हैंड्स, है ना, यानी बड़ी नम्रता के साथ, बहुत ही पोलाइटली उस व्यक्ति ने स्वागत किया. तो आंसर आएगा ही ग्रीटेड दैम विथ फोल्डेड हैंड्स. तो इसको आप जल्दी जल्दी समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए. क्वेश्चन 1b, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच ऑफ दैम. फाइंड द मीनिंग, हमको क्या करना है? जो शब्द, यहाँ 3 शब्द दिए हैं, टर्नल, डायलेक्ट एंड एलाइटेड. इन तीनों शब्द के मायने, मतलब हमको डिक्शनरी में ढूंढना है और उसको क्या करना है? एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन, सेंटेंस बनाना है. और ये 3 मार्क्स का है. तो पहला वर्ड है ट्रंडल्ड, है ना. ट्रंडल्ड का मतलब अभी हमने ऊपर देखा, ट्रंडल आया था बैलगाड़ी के लिए. तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रंडल. ट्रंडल का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मूविंग स्लोली. एक्ट ऑफ मूविंग स्लोली, लड़बड़ाते हुए, धीरे धीरे चलना. आपने सब ने देखा है कि बैलगाड़ी कैसे चलता है, धीरे धीरे, हिलते डुलते. ओके, अब इसका सेंटेंस, शी ट्रंडल हर सूटकेस. हमने देखा है कि स्टेशन में यदि हम कोई बड़े सूटकेस को यदि हम इस तरफ से उस तरफ स्टेशन में मूव कर रहे हैं तो वो क्या होगा? ट्रंडल्ड होगा. ओके, स्मूथ नहीं चलेगा, कभी हिलेगा डुलेगा और धीरे धीरे उसको हम खींचेंगे, है ना. तो शी ट्रंडल हर सूटकेस, उसने अपना सूटकेस खींचा, है ना, धीरे धीरे मूव किया, मूव स्लोली. डायलेक्ट, सेकंड वर्ड इज डायलेक्ट.
डायलेक्ट का मतलब लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा जो एक थोड़े से एरिया में यूज़ की जाती है, जैसे छत्तीसगढ़ी केवल छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, उसी प्रकार। तो इसका सेंटेंस है छत्तीसगढ़ हैज़ मैनी डायलेक्ट्स, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। थर्ड वर्ड इज़ अलाइटेड। अलाइटेड का मतलब होता है गेट ऑफ। अलाइटेड मीन्स गेट ऑफ। यदि हम बस में, ट्रेन में, कार में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में सवारी कर रहे हैं तो उससे उतरना कहलाएगा अलाइटेड, गेट ऑफ। वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट alighted from the bus. A group of tourist, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक, a group of tourist, पर्यटकों का एक समूह बस से उतरा। ओके, आंसर नंबर 2A। लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है A एंड B जो कि 6 मार्क्स के हैं, यानी कि इट कैरीज 3 marks each, है ना। ओके, हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री इन दिस पैंडमिक सिचुएशन। हाउ कैन यू शो लव, पैट्रियोटिज्म में हमने देखा था कि हम छोटी छोटी बातों के द्वारा भी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ उसी से संबंधित प्रश्न है कि हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री, कि आप अपने देश के प्रति किस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित कर सकते हो इन दिस पैंडमिक सिचुएशन, इस महामारी की स्थिति में। और यहाँ पर ये हिंट दिया गया, हिंट यानी थोड़ा आपको हेल्प किया गया, ये शब्द इसमें आने चाहिए। मास्क, हाँ, यू ऑल नो अबाउट मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस, है ना। मास्क जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं अपने नाक और मुंह को बचाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक निश्चित दूरी, है ना। क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई। तो चलो इसका हम आंसर बनाते हैं, है ना। तो इसके जो क्वेश्चन है इसी से हम आंसर बनाएंगे, है ना। हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री, है ना। तो इसका आंसर अपन यहाँ पर देखते हैं, इसको लिखते भी जाइए। वी कैन शो लव फॉर अवर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, इतना आपको प्रश्न से ही मिल गया, है ना। सिचुएशंस बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस, हम अभी कैसे शो कर सकते हैं, हम जो भी दिशा निर्देश शासन के द्वारा दिया जा रहा है उसको पालन करने के द्वारा, है ना। जैसे कि एज वियरिंग मास्क एंड कीपिंग सोशल डिस्टेंस इन पब्लिक प्लेसेस, ऑल्सो कीपिंग हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, है ना। हम जो गाइडलाइन दी जा रही है कि हमको मास्क पहनना है और पब्लिक प्लेसेस में, भीड़ भाड़ वाली जगह में हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी कि हमको एक दूरी लोगों से बना करके रखना है। और अपने शरीर को, अपने घर को, अपने आसपास के एरिया को हमको कैसे रखना है, क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2B। यहाँ पर है नेम द इंडियंस हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड देयर कैटेगरी। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है यूनिट 1 से ही, रीडिंग सेक्शन C, अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। तो किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, कौन कौन इंडियंस को मिला है नोबेल प्राइज़, उसकी लिस्ट ये भी मेरे लेसन के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसको फिर भी अपन देखते हैं। आंसर नंबर 2B, इंडियंस हु वोन नोबेल प्राइज़, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया। क्वेश्चन नंबर 1 का 2B का 1, रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। सेकंड है डॉक्टर CV रमन, इन्हें फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में 1980 में पुरस्कार मिला। नंबर 3 मदर टेरेसा, जिनको 1979 में शांति का पुरस्कार मिला, पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ मिला। और एक और है कैलाश सत्यार्थी, ऋषि
चौथा वाला लिखे थे, कहाँ गया? बताना। क्या? रुक, कहाँ से? और चौथे नंबर पे हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला। और पांचवें हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A, जो कि ग्रामर का पोर्शन है। राइट 2 sentences, one having adverbial clause and the other must have an adjective phrase। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लॉज और फ्रेज, है ना। तो क्लॉज और फ्रेज क्या होता है? द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इज दैट while clauses have a subject and a predicate, phrases only have one of the two, है ना। तो इसका मतलब है कि जो फ्रेज हैं, फ्रेज में केवल यही डिफरेंस है फ्रेज और क्लॉज में कि जो क्लॉजेस हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हिस्से होते हैं, लेकिन फ्रेजेस में इन दोनों में से केवल एक होता है, दोनों में से केवल एक होता है। और दूसरी बात कि क्लॉजेस का जो अर्थ है, मीनिंग है, कंप्लीट सेंस समझ में आता है, लेकिन जो फ्रेज़ है वो अपने आप में अधूरा अर्थ लिए हुए होता है। और जैसे कि क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य और फ्रेजेस का अर्थ होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करते हुए, जैसे यहाँ पर दिया है कि एडवर्बियल क्लॉज, है ना। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्लॉज, ठीक है, उपवाक्य। और दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। यहाँ पर फ्रेज का मतलब होता है कि वाक्यांश, है ना। तो एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। तो ऐसा वाक्यांश जो कि क्या बता रहा हो, विशेषता बता रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो वाक्य देखते हैं और वो इस प्रकार से है। एडवर्बियल क्लॉज, दे स्टूड अप व्हेन यू लेफ्ट द रूम, दे स्टूड अप व्हेन यू लेफ्ट द रूम, ये क्लॉज है एडवर्बियल क्लॉज। व्हेन यू लेफ्ट द रूम यहाँ पर आ गया। फिर इन दोनों में से कोई भी एक वाक्य आपको लिखना है, एक सेंटेंस आपको लिखना है। सेकंड, अ वेरी स्मॉल किटन जम्प्ड एट द बिग डॉग, एक बहुत ही छोटी, किटन यानी बिल्ली का बच्चे को किटन कहते हैं। अ वेरी स्मॉल किटन, बहुत छोटा, ये हो गया एडवर्बियल क्लॉज। वेरी स्मॉल किटन जम्प्ड एट द बिग डॉग। ओके, नेक्स्ट आंसर 3B। सॉरी, ये जो था पहला वाक्य जो था वो एडवर्बियल क्लॉज है ना। 3A एडवर्बियल क्लॉज, दे स्टूड अप एंड यू लेफ्ट द रूम। सॉरी, आंसर नंबर 3A जो कि ग्रामर पोर्शन था, एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज का सेंटेंस, दे स्टूड अप व्हेन यू लेफ्ट द रूम, ये एडवर्बियल क्लॉज है। और जो सेकंड सेंटेंस है जिसमें हमको एडजेक्टिव यूज़ करना है, एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ करना है, तो एडजेक्टिव स्मॉल, बड़ा, छोटा, है ना, लंबा, चौड़ा, ये सब एडजेक्टिव है। और ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज। अ वेरी स्मॉल किटन जम्प्ड एट द बिग डॉग, एक बहुत छोटी किटन, किटन यानी बिल्ली, एक बहुत छोटी बिल्ली ने एक बड़े डॉग पर जंप किया, वह उसके ऊपर कूद गई। तो ये दो सेंटेंस हो गए। आंसर नंबर 3B, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3B, डू एज डायरेक्टेड। तो हमने देखा पहले कि ये हमने एडवर्बियल फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज हमने बना लिया। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का B, डू एज डायरेक्टेड, जैसा दिया है वैसा करना है। नंबर 1,
I reach the station, I will call you. Join the sentences using when. when का यूज़ करके इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना है, ज्वाइन करना है यानी जोड़ना है ना। तो इसका वाक्य कैसा होगा, आई रीच्ड नहीं होगा, आई रीच है ना, यहाँ पर मिस्टेक है। आई रीच द स्टेशन, आई विल कॉल यू है ना। मैं स्टेशन पहुँचूँगा, आई विल कॉल यू, मैं तुमको कॉल करूँगा। तो यहाँ पर हम इसको when ऐड करेंगे। when I reach the station, comma I will call you, ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये when I reach the station, comma I will call you, मैं जब स्टेशन पहुँच जाऊँगा I will call you, मैं आपको कॉल करूँगा। when का मतलब होता है यहाँ पे जब भी होता है और कब भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव अर्थ में है when, है ना। जब मैं स्टेशन पहुँच जाऊँगा आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। सेकंड जो सेंटेंस है वो है ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट, ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट, दरवाज़ा खोलकर ही वेंट आउट, वह चला गया। मेक 2 sentences फ्रॉम दिस सेंटेंस, यहाँ पर कॉमा लगा है मतलब ये एक ही सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमको 2 भागों में बांटना है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं ओपनिंग द डोर तो ये इनकम्प्लीट है ना, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। बट ही वेंट आउट ये सही है। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे कि मीनिंग भी ना बदले, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। सेकंड का ए आएगा, द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला। बी ही वेंट आउट, द डोर ओपन्ड ही वेंट आउट। इस प्रकार से ये 2 सेंटेंसेस बनेंगे, दोनों में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3B यहाँ पर हम देखेंगे 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 3B का थर्ड क्वेश्चन। फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, which determiner, little, few, will you use for these nouns। यहाँ पर इन 4 शब्दों के लिए जो कि नाउन है, हम कौन सा डिटरमाइनर यानी मात्रा सूचक, मात्रा बोधक शब्द, थोड़ा, ज़्यादा, कम, बहुत है ना, बिल्कुल नहीं, तो सम, मैनी, मोर, लिटिल, फ्यू, ये सारे डिटरमाइनर्स है जो कि मात्रा बताते हैं। तो लिटिल और फ्यू इन दोनों में से कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये नाउन के कौन से गणनीय या अगणनीय, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो जो फूड है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। तो फूड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो इसके पहले हम लगाएंगे लिटिल, जो भी अनकाउंटेबल नाउन रहता है उसके पहले हम लिटिल लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लिटिल फूड, चूँकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। सेकंड जो था वो था पेंसिल, है ना। पेंसिल जो है वो काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो पेंसिल वी कैन काउंट। तो यहाँ पर आएगा फ्यू, है ना। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब होता है थोड़ा, कुछ। यस, फ्यू पेंसिल। तो पेंसिल के पहले कौन सा डिटरमाइनर लगेगा, फ्यू। पेंसिल चूँकि काउंटेबल नाउन है। फिर थर्ड वर्ड इज़ होप यानी आशा, है ना। आशा दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर लगेगा लिटिल, ठीक है। इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए इस पर ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले लगेगा लिटिल। फिर है फोर्थ मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स गलतियाँ, इसको पहले हम कौन सा नाउन लगाएंगे, कौन सा डिटरमाइनर लगाएंगे, फ्यू मिस्टेक्स। ये ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आएगा फ्यू मिस्टेक्स। और एक और बात कि जो भी यहाँ पर है जिसमें एस लगता है ना, जैसे
यहाँ पर होना चाहिए था, यदि ये पेंसिल है तो पेंसिल्स है ना, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी काउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन होता है ना। जैसे यहाँ पर मिस्टेक्स, तो यहाँ फ्यू है ना। तो इस प्रकार से जो भी काउंटेबल नाउन है उसके प्लूरल फॉर्म बनते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल है उसके काउंटेबल नाउन उनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते हैं। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यू आर अनुज ऑब्लिक अंजू residing at A63 Avanti Vihar, Bilaspur. Write a letter to your friend telling him or her about how you spent your days during lockdown. तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एक लेटर लिखना है ना। एक लेटर लिखना है जिसमें कि आपको अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है और उसमें ये बताना है कि आप अपने इस लॉकडाउन पीरियड को, इस समय को आप किस प्रकार से बिता रहे हैं। ठीक है, यू आर अनुज अंजू, यहाँ पर दो नाम इसलिए दिया गया है, यदि आप गर्ल हो तो आप अंजू लिखो और यदि आप बॉय हो तो अपना नाम अनुज लिखोगे। ठीक है, और रिसाइडिंग एट, इसका मतलब ये एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो ये एड्रेस आपको मेंशन करना होता है जब भी आप लेटर लिखते हो। तो चलो इस लेटर को भी हम अच्छे से नोट कर लेते हैं। आंसर नंबर 4, पहले हमको लिखना होता है एड्रेस, सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर पे एड्रेस और फिर उसके बाद डेट। A63 जैसा कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, A63 अवंती विहार बिलासपुर, 2 लाइन में इसको हमने कंप्लीट किया। फिर यहाँ पर डेट लिखते हैं। अब तो जब भी डेट लिखते हैं तो जो मंथ है उसके केवल 3 वर्ड से शुरू के 3 वर्ड ही हमको लिखना है। जैसे जनवरी है तो JAN, फरवरी है तो FEB, मार्च है तो MAR। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे 12 मार्च, इसी फॉर्म में हमको लिखना होता है। फिर हम लेटर लिखना शुरू करते हैं और इसमें हम स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड शुभम, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। डियर फ्रेंड शुभम, आई एम फाइन हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा, होप मतलब आशा, और यही आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ अच्छे होंगे। एज वी ऑल आर फेसिंग क्रिटिकल सिचुएशन इन द पैंडेमिक लॉकडाउन, जैसा कि हम सब इस कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं जो कि लॉकडाउन का समय है। एंड इट्स वेरी हार्ड टू कीप आवर सेल्व्स एट होम ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन अपने आप को बिजी घर के अंदर कैद रखना बहुत ही कठिन है। बट इट इज़ ऑल फॉर आवर सेफ्टी, लेकिन ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। होप दिस सिचुएशन विल बिकम नॉर्मल इन कमिंग डेज, आशा है, होप मतलब आशा है कि ये जो सिचुएशन है, स्थिति है, ये आने वाले दिनों में कैसी हो जाएगी, सामान्य, नॉर्मल हो पाएगी। इफ़ यू आस्क अबाउट मी, यदि आप मेरे बारे में पूछो, जानना चाहो, तो आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ, स्पेंडिंग टाइम मतलब समय व्यतीत करना, मैं अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा हूँ। एंड एन्जॉइंग माई हॉबीज़, और इस समय में अपने आप को अपनी हॉबीज़, अपने जो शौक़ हैं उसको करने में समय बिता रहा हूँ। आई स्टार्टेड रीडिंग गुड बुक्स, और जैसा मेरा शौक़ है रीडिंग, मैं अच्छी पुस्तकें पढ़ने में समय बिता रहा हूँ, ताकि मैं टू इंक्रीज़ माई लैंग्वेज स्किल, ताकि मैं अपनी भाषा के कौशल को इंक्रीज़ कर सकूं, बढ़ा सकूं। लर्निंग टू सिंग एंड प्ले म्यूज़िक, और मैं इस समय में संगीत सीख रहा हूँ और साथ ही म्यूज़िक भी सीख रहा हूँ। आई ऑल्सो स्पेंड माई टाइम इन माई गार्डन, मैं इन दिनों अपने गार्डन में भी बहुत समय बिता रहा हूँ। और प्रिपेयरिंग गुड सॉइल, और मैं वहाँ पर अच्छे खाद का निर्माण करना सीख रहा हूँ। एंड मैन्योर, और किस प्रकार से मैं अच्छे मिट्टी और खाद को कर सकूँ, ये मैं वहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। इन इवनिंग आई रियली एन्जॉय टू हेल्प माई यंगर ब्रदर इन देयर स्टडीज़, और शाम के समय मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ अपने भाई को स्टडी कराने में, पढ़ाने में।
ठीक है। आई ऑल्सो एनकरेज यू टू, और मैं तुमको भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। टू स्पेंड टाइम विथ योर हॉबीज़, अपने हॉबीज़ के साथ, अपने शौक़ के साथ, है ना, शौक़ को जो तुम्हारे शौक़ है उसको इम्प्रूव करने में, पूरा करने में समय बिताओ। एंड टू लर्न मैनी न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ों को सीखने में अपना समय बिताओ। मे गॉड कीप यू ऑल सेफ एंड हेल्दी, खुद ईश्वर करे कि आप सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखे। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। एंड लव टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने छोटे भाई बहनों को मेरा प्रेम स्नेह प्रदान करना। योर्स लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र। यदि आप बॉय हैं तो अनुज लिखिए, और गर्ल है तो अंजू लिखिए। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर असाइनमेंट 1। ये आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, जिसे आशा है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और साथ ही आप इसको समझ करके बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के आप बहुत अच्छे से लिखेंगे और इसको सबमिट भी करने पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आशा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और हाँ बच्चों, चूँकि ये असाइनमेंट अब हर मंथ आएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपका नया असाइनमेंट आए या नया लेसन डले तो आपको सबसे पहले पता चल जाए कि ये आ चुका है। ओके, और शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, और ठीक है, एंजॉय लर्निंग, ऑल द बेस्ट।